हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग मैग्नेटिज्म में नया लेक्चर लेके आ गए हैं। अब तक मैग्नेटिज्म में 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, तो तीनों लेक्चर्स को डिटेल में देखो। आज का जो ये चौथा लेक्चर है, ये अपने आप में पूरा एक टॉपिक होगा जो चैप्टर के एंड में होता है। मैं तुमको नाम बता दूं, इट इज़ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। हम पढ़ेंगे कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है या जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उससे रिलेटेड हमको क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो सबको पता है ना कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। सोचो अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो कंपास कैसे काम करता। कंपास हमको डायरेक्शन देता है ना कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, राइट। तो ये जो कंपास का वर्किंग है ये तभी पॉसिबल है जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्योंकि जो कंपास होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कंपास का बात करूँ, ये कंपास नीडल है लाइक दिस। ये जो कंपास नीडल होती है ये खुद एक बार मैग्नेट होती है जिसमें साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं। तुमने देखा होगा इसका जो नॉर्थ पोल होता है या नॉर्थ जो साइड होता है वो रेड मार्क किया होता है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, बाकी इधर साउथ है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ठीक है, तो अब जैसे ये नीडल इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है तो क्या रीज़न होगा? रीज़न ये होगा कि नॉर्थ पोल कहाँ अट्रैक्ट होता है? साउथ पोल की तरफ। यानी अर्थ का जो साउथ होगा वो यहाँ कहीं होगा, अर्थ का साउथ पोल। तो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल को ये नीडल अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए हमको ये डायरेक्शन दिखाया जा रहा है। बोलने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये नीडल एक डायरेक्शन में तभी सेटल होगा जब किसी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा इस पे, वरना ये एक जगह पे सेटल नहीं होगा। और हमको मालूम है जब भी हम कंपास लेते हैं वो एक जगह पे सेटल होता है। कहीं तो एक जगह पे दिखाता है ना, नॉर्थ हमेशा वहीं दिखाता रहता है। तुम उसको कितना भी घुमाओ हमेशा वो नॉर्थ वहीं रहेगा। तो रीज़न है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो देखो, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बहुत वीक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फील्ड है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे जैसे कुछ एक आयन का मैं एक रॉड लूँ अपने हाथ में और अर्थ इसको खींच ले मेरे पास से, इतना स्ट्रांग नहीं है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत वीक है एंड इट इज़ अराउंड 0.1 गॉस टू 0.5 गॉस। गॉस मालूम है, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। ये मैंने तुमको लिखाया है स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बताने के टाइम पे, तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि ये 10⁻⁴ टेस्ला के आसपास होता है। तो बहुत वीक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ज़रा देखो हमको कौन कौन से टर्म्स पता होने चाहिए और कैसे ये अर्थ का मैग्नेटिज्म आता है। सपोज जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ का जो कोर है ना, अर्थ का जो कोर है, कोर मतलब समझता है अर्थ के रीजन्स है ना बहुत सारे, जैसे सरफेस है, उसके नीचे मैंटल, उसके नीचे कोर। तो ये जो कोर वाला रीजन है ना अर्थ का, ये कोर एक बोल सकते हो तुम, ये कोर कुछ ऐसे स्टेट में है जिसमें तुम्हारे पास करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। कैसे स्टेट में ज़रा समझो। तुमको ये क्वासी न्यूट्रल स्टेट पता है या बोल सकते हो तुम आयोनाइज स्टेट पता है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा के बारे में तुमको पता होना चाहिए। प्लाज्मा मालूम है क्या होता है? प्लाज्मा को हम बोलते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस के बाद फोर्थ स्टेट आता है, तो ये प्लाज्मिक स्टेट में होता है कोर जो होता है। प्लाज्मिक स्टेट मतलब मोल्टन मेटल। अभी के लिए फिलहाल इतना समझो, ये मोल्टन मेटल होता है। ये जो पूरा कोर है ये मोल्टन मेटल है, और मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूमते हैं तो ये करंट बनाते हैं। तो जब भी जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारा यहाँ ले, जैसे ये पूरा कोर है मेरा, और ये कोर, अर्थ का कोर याद रखना रुका हुआ नहीं है। अर्थ का कोर है ना मूविंग है। मूविंग मतलब ऐसा नहीं कि आगे पीछे भाग रहा, नहीं। अर्थ का कोर रोटेटिंग है, ये रोटेट करता है अर्थ का कोर। तो जब अर्थ का कोर रोटेट करता है तो जो प्लाज्मिक स्टेट है, प्लाज्मिक स्टेट में क्या होता है मालूम है? प्लाज्मिक स्टेट में जो तुम्हारा सैंपल है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इतना प्लाज्मा है, तो उसमें ये सब आयोनाइज्ड होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स सबके निकले हुए होंगे, सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स निकले होते हैं। इसको हम बोलते हैं क्वासी न्यूट्रल स्टेट, मतलब आधा न्यूट्रल स्टेट होता है ये। खैर छोड़ो, वो जाने दो। बस फिलहाल के लिए इतना समझो कि जो अर्थ का कोर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रोटेशन की वजह से मूव कर रहे हैं, जो एक करंट बना रहे हैं। और जब भी एक करंट मूव करता है या जब भी एक करंट होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। नेचर में याद रखना करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तुम ये पहली बार देख रहे हो, पर ठीक है, तुमको पता होना चाहिए। मैं बता देता हूँ तुमको, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये 12th में हम पूरा पढ़ेंगे भी। जैसे अगर मेरे पास ये करंट कैरिंग वायर है तो ये वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये सबको पता होना चाहिए। तुमने ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट करके पढ़ा होगा स्कूल में कि ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। करंट कैरिंग वायर के अगल बगल अगर मैग्नेटिक नीडल रखा तो वो नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, एक जगह पे सेटल हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये वायर का अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है।
तो जैसे करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना, वैसे यहाँ पे ये जो इसका कोर है वो जो करंट बना रहा है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमको दिखाई पड़ती है। और ये जो अर्थ है ना, बोलने के लिए सिंपल तरीके से बोल दिया जाए कि दिस अर्थ इज लाइक अ बार मैग्नेट। ये पूरा जो अर्थ है ये एक बार मैग्नेट की तरह है, मतलब इट्स एज इफ कि इसके अंदर एक बड़ा बार मैग्नेट रखा है, बट ऐसा है नहीं, सच में बार मैग्नेट नहीं है। एक्चुअल में कोर है वो मूविंग है, जिसकी वजह से करंट बन रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। बट फिलहाल हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए पकड़ के चलेंगे कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, बस अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है। ठीक है, तो अगर जैसे मैं अर्थ का बार मैग्नेट लेता हूं, तो अर्थ का बार मैग्नेट कुछ इस तरीके से है कि यहाँ हमको मैग्नेटिक नॉर्थ मिलता है, दिस इज आवर नॉर्थ पोल एंड दिस इज आवर साउथ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ। ऐसा एक बार मैग्नेट अर्थ में है। अभी ये बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों बनाया है, ऐसा क्यों नहीं बनाया है। तो अगर मैं अर्थ की फील्ड लाइंस देखूं तो अर्थ की फील्ड लाइंस कुछ ऐसी जाएंगी, ये नॉर्थ पोल से निकल के ये ऐसे साउथ पोल में, यस और नो, ये नॉर्थ पोल से निकल के ये ऐसे साउथ पोल में, ये नॉर्थ पोल से निकल के ये ऐसे साउथ पोल में, एंड सो ऑन। तो ये कुछ ऐसी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और फिर यहाँ से ये अंदर ऐसे साउथ से नॉर्थ में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब ओवरऑल जब भी अर्थ ऐसे हमने ड्रॉ किया तो अर्थ की फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी और यहाँ जाएंगी, लाइक दिस, ऐसे। डायरेक्शन हमेशा याद रखना नीचे से ऊपर, क्योंकि नॉर्थ पोल नीचे है और साउथ पोल ऊपर है। कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ? मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। जैसे ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पोजीशन पे हैं कि यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी और यहाँ से फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी। बार मैग्नेट के बारे में इतना तो याद है ना तुमको कि फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ से अंदर जाती हैं। ठीक है, फाइन। तो ये अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह है। इस फील्ड के बारे में थोड़ा कुछ टर्म्स हमको समझने हैं। पहला चीज़ तो ये कि ये फील्ड दिखती कैसी वो हमने देख लिया है। दूसरा चीज़, ये जो अर्थ है, देखो ये अर्थ जो है, इस अर्थ का एक जियोग्राफिकल एक्सेस है। जियोग्राफिकल एक्सेस मतलब हम ज्योग्राफी के हिसाब से जाएं तो ज्योग्राफी के हिसाब से ये इसका एक्सेस बनता है, और इसके ज्योग्राफिकल पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स अलग अलग हैं। ज़रा ध्यान से देखेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल ये इसका ज्योग्राफिकल एक्सेस है। एक्सेस मतलब समझता है ना, स्फीयर का एक्सेस है ये। अर्थ एक स्फीयर है ना, तो स्फीयर का एक्सेस कहाँ से जाएगा? उसके सेंटर से पास करेगा और उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये इसका ज्योग्राफिकल एक्सेस है। दिस इज जियोग्राफिकल एक्सेस। ठीक है, वहीं ये जो नॉर्थ और साउथ है, याद है बार मैग्नेट का एक्सेस कैसा होता था? ये अगर तुम्हारे पास बार मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल, तो ये उसका एक्सेस होता था। याद है? याद है या नहीं? इन दोनों पोल्स से पास होने वाली लाइन को हम एक्सेस बोलते थे। यही तो हमने एक्सेस पे फील्ड निकाला, इक्वेटर पे फील्ड निकाला, अगर तुमको याद हो। तो ये इसका अगर मैं मैग्नेट का एक्सेस बनाऊँ तो मेरे को मैग्नेट का एक्सेस कुछ ऐसा जाता हुआ मिलेगा। ये मेरा मैग्नेटिक एक्सेस है। फ़र्क समझ लो, दो अलग अलग एक्सेस हैं यहाँ पे। एक जियोग्राफिकल एक्सेस है जो नॉर्मल एक्सेस हम लोग ड्रॉ करते हैं एक स्फीयर के लिए, और एक मैग्नेटिक एक्सेस है जो एक मैग्नेट के लिए हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्योंकि अंदर एक बार मैग्नेट है। तो ये जो दोनों एक्सेस है ना, ये दोनों एक दूसरे से कुछ एंगल पे टिल्टेड हैं, और वो जो एंगल है दिस इज अराउंड 11.3 डिग्रीज। ये एंगल 11.3 डिग्रीज है। मतलब ये दोनों एक्सेस एक दूसरे से 11.3 डिग्री पे टिल्टेड है। मैग्नेटिक एक्सेस इधर है, ज्योग्राफिकल एक्सेस इधर है, और दोनों में टिल्ट कितने का है? बोलो 11.3 डिग्रीज का। ये बात याद रखना, मैग्नेटिक एक्सेस और ज्योग्राफिक एक्सेस दोनों में टिल्ट कितने का है? 11.3 डिग्री का। मैं एक एक टर्म यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ जो अपने को समझना है। ये ड्रॉ कर लिया होगा तुमने डायग्राम, नहीं ड्रॉ किया तो भी कोई ज़रूरी नहीं है याद रखना। बस तुमको अभी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि क्यों ऐसा फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और फिर अभी टर्म्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला टर्म हमने क्या देखा बताओ? पहला टर्म हमने देखा जियोग्राफिक एक्सेस। ठीक है, अच्छा ज़रा ध्यान दो, ये मैग्नेटिक एक्सेस कहाँ से पास कर रहा है? मैग्नेटिक पोल्स को ज्वाइन करता हुआ पास कर रहा है ना। तो यहाँ जो पोल आएगा ना, ये जो पोल आएगा, इस पार्ट को हम बोलेंगे मैग्नेटिक साउथ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ। और इस वाले पार्ट को जहाँ से ये पास कर रहा है, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ।
वेयर एज ये वाला जो है, ये देखो ये जोग्राफिकल एक्सिस है ना। अब तुम सोचो ये मैग्नेटिक साउथ है, तो हम क्या करते हैं, हम एक नीडल लेते हैं और नीडल हमको नॉर्थ दिखाता हुआ लेके जाता है, राइट। अगर मैं नीडल का नॉर्थ देखूं तो वो नीडल का नॉर्थ किधर जाएगा, एक्चुअल में मैग्नेट के साउथ की तरफ जाएगा ना। नीडल का नॉर्थ पोल जो है वो मैग्नेट के तो साउथ को अट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट करते हैं, तो नीडल हमको एक्चुअल में साउथ की तरफ ले जाएगा। तो जब हम लोग पोल पे पहुंचेंगे ना, तो हम एक्चुअल में जोग्राफिकल नॉर्थ पे पहुंचेंगे, क्योंकि हमको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाते दिखाते वहां ले गया, बट एक्चुअल में वो कहाँ अट्रैक्ट हुआ है, एक्चुअल में तो वो अट्रैक्ट हुआ है मैग्नेट के साउथ से। तो हमने कन्वीनियंस के लिए क्या किया मालूम है, कन्वीनियंस मतलब अपने सुविधा के लिए हमने क्या किया है, हमने जहां नीडल हमको लेके जाता है उसको हम जोग्राफिकल नॉर्थ बोल देते हैं, क्योंकि नॉर्थ दिखाते दिखाते वहां लेके गया ना वो। देखो नॉर्थ पोल जहां पॉइंट कर रहा है वहां हम पहुंचे, तो वहां पहुंचने के बाद अगर अंदर जाएंगे तो अंदर मैग्नेट का साउथ है, बट हम कन्वीनियंस के लिए, ये कितना खराब होगा सोचो, नीडल नॉर्थ दिखा रहा है, तुम जहां पहुंचो नॉर्थ को देखते देखते वो साउथ निकले, तो कितनी बुरी बात हो जाएगी। तब तो एकदम खराब हो गया ना नीडल का पर्पस, नॉर्थ दिखाए और नॉर्थ ही जाए। तो हमने क्या किया उसके लिए मालूम है, नॉर्थ जहां दिखा रहा है उसका नाम ही हमने जोग्राफिक नॉर्थ रख दिया है, वो एक्चुअल में मैग्नेटिक साउथ। समझा फर्क, समझा। तो यहाँ अपने पास अपने को मिलता है जोग्राफिकल नॉर्थ और यहाँ हमको मिलता है जोग्राफिकल साउथ, ठीक है। तो इन दोनों पोल्स से पास होने वाले एक्सिस को, या इन दोनों पोल्स से पास होने वाले लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जियोग्राफिक एक्सिस। तो जियोग्राफिक एक्सिस का डेफिनेशन देखो क्या हो जाएगा, द लाइन जॉइनिंग जियोग्राफिकल पोल्स, जियोग्राफिकल पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम जियोग्राफिक एक्सिस बोल रहे हैं। वैसे ही मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक एक्सिस हो जाएगी लाइन जॉइनिंग, बोलो एकदम सिंपल है ये। देखो इसमें सिंपल सिंपल डेफिनेशन ही याद करने हैं, द लाइन जॉइनिंग मैग्नेटिक पोल्स। बस कंफ्यूजन कहाँ होगा, कंफ्यूजन यहाँ होगा कि कौन सा कहाँ पे पोल है। तो बस याद रखो जहाँ जोग्राफिक नॉर्थ है ना वहाँ मैग्नेटिक साउथ होगा। अब ऐसा नहीं है कि सेम जगह पे मैग्नेटिक साउथ एग्जिस्ट करेगा, दिखाई पड़ रहा है ना 11.3 डिग्री का एंगल है, तो एक्चुअल में मैग्नेटिक जो साउथ है वो थोड़ा दूर होता है, ठीक है, फाइन। अब इन दोनों से रिलेटेड एक एक इक्वेटर्स भी होंगे। जैसे हमको पता है बार मैग्नेट का जो एक्सिस होता था, अगर एक्सिस ऐसा है तो इक्वेटर इसके परपेंडिकुलर होता था, याद है। तो यहाँ भी इक्वेटर होगा, बट यहाँ इक्वेटर एक लाइन ना होके यहाँ इक्वेटर एक सर्कल होगा, क्योंकि हम स्फीयर का बात कर रहे हैं। स्फीयर में एक्सिस एक लाइन हो सकता है, बट स्फीयर का इक्वेटर तो पूरा एक सर्कल जाएगा ना, ऐसे पास करता हुआ 2D सरफेस, राइट। तो यहाँ पे इक्वेटर जो अब हम लोग देखेंगे वो दो आएंगे। एक तो आएगा जोग्राफिकल इक्वेटर जो जोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, और एक आएगा मैग्नेटिक इक्वेटर जो मैग्नेटिक इक्वेटर के जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं जोग्राफिकल इक्वेटर बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, इट्स अ ग्रेट सर्कल परपेंडिकुलर टू जोग्राफिकल एक्सिस। और अगर मैं मैग्नेटिक इक्वेटर बनाऊं तो मैग्नेटिक इक्वेटर कुछ ऐसा आएगा, इट्स अ ग्रेट सर्कल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस। बोलो समझा, खिचड़ी हो जा रहा है पूरा यहाँ। ये अपना मैग्नेटिक इक्वेटर और ये अपना जोग्राफिक इक्वेटर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये देखो ये अर्थ, ये तुम्हारा जोग्राफिकल एक्सिस, तो उसके परपेंडिकुलर में जोग्राफिकल इक्वेटर, ये तुम्हारा मैग्नेटिक एक्सिस, तो उसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। चाहिए तो दो अलग अलग डायग्राम बनाओ, ये तुम्हारा अर्थ, यहाँ तुम्हारा जोग्राफिकल एक्सिस, तो ये तुम्हारा जोग्राफिकल इक्वेटर, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, समझा। बोलो, ये तुम्हारा जोग्राफिकल इक्वेटर, वहीं पे ये तुम्हारा अर्थ, ये तुम्हारा मैग्नेटिक एक्सिस, तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक इक्वेटर, इसके परपेंडिकुलर। बस याद रखना इक्वेटर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, बस इतना दिख रहा है। ये ऐसे है, ये सर्कल ऐसे है और ये वाला सर्कल ऐसे है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। चलो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। तो हम डिफाइन कर लेते हैं। देखो हमको डिफाइन करना है जियोग्राफिक इक्वेटर। जियोग्राफिक इक्वेटर क्या हो जाएगा बोलो, अ ग्रेट सर्कल परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिक इक्वेटर।
which divides the earth in two equal parts। ये बहुत ज़रूरी है। अरे तुम बनाने को तो यहाँ पे भी इसके परपेंडिकुलर में एक सर्कल बना दो, पर ये इक्वेटर होगा क्या? नहीं, इक्वेटर वो होता है जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। जैसे यहाँ अगर मैं एक्सिस के परपेंडिकुलर डेफिनेशन दूं तो एक्सिस के परपेंडिकुलर तो ये भी लाइन है, क्या ये इक्वेटर है? नहीं, ये इक्वेटर नहीं है, क्योंकि ये लाइन मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही है। वैसे यहाँ ये इक्वेटर है क्योंकि ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट में आधे ऊपर आधे नीचे में डिवाइड कर रहा है। समझा? ठीक है। वैसे अगर मैं मैग्नेटिक इक्वेटर का बात करूं, मैग्नेटिक इक्वेटर हो जाएगा अ ग्रेट सर्कल परपेंडिकुलर टू magnetic axis which divides earth in two equal parts। ठीक है, समझ में आया? सिंपल है। चलो, ये तो हो गए 4 डेफिनेशंस जो हमको पता होने चाहिए। अब कुछ और डेफिनेशंस हैं, जैसे एक होता है मेरिडियन ना, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन। मेरिडियन का बात करते हैं। देखो मेरिडियन क्या होता है। जैसे सपोज ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ पे कोई एक पॉइंट लेता हूँ मैं, जैसे ये पॉइंट हो गया मेरा, या सपोज कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लूँ मैं, सपोज जैसे मेरा ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट। तो अगर मेरे को ज्योग्राफिक मेरिडियन डिफाइन करना है तो ये मेरा ज्योग्राफिक एक्सिस है। ज्योग्राफिक मेरिडियन इज बेसिकली अ प्लेन which passes through that point and through the poles। ये दोनों पोल्स, दोनों ज्योग्राफिक पोल्स और इस पॉइंट से पास करने वाला एक 2D प्लेन, ये बनेगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। वैसे अगर मेरे को मैग्नेटिक मेरिडियन डिस्क्राइब करना है, ये मेरा मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, तो मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ ऐसा बनेगा। देखो यहाँ से और कहाँ गया, यहाँ से, और ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब ये इस पॉइंट से और मैग्नेटिक पोल्स से पास कर रहा है। ठीक है, बोल सकते हो इट कंटेन्स द मैग्नेटिक एक्सिस एंड द पॉइंट, इट कंटेन्स द ज्योग्राफिक एक्सिस एंड द पॉइंट। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आ रहा है। ये एक तुम्हारे पास प्लेन है लाइक दिस, जो तुम्हारा ज्योग्राफिक मेरिडियन का काम कर रहा है। ये एक तुम्हारे पास प्लेन है लाइक दिस। देखो ध्यान से, मैं इसको अलग कलर से बनाता हूँ तब तुमको समझ में आएगा मैग्नेटिक मेरिडियन को। ये एक तुम्हारे पास प्लेन है जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन का काम कर रहा है। ठीक है, ये दूसरा प्लेन तुम्हारे पास लाइक दिस। तो ये ज़रा ध्यान से देखो, ये तुम्हारा ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये दोनों कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, या ये दोनों कुछ एंगल पे टिल्टेड है। इट्स लाइक 2 बुक्स हैं। ज़रा देखो, मैं तुमको एग्जांपल के लिए, ठीक है, ये 2 बुक्स लेते हैं। ये देखो 11th और 12th की बुक्स। मेरिडियन मतलब क्या है मालूम है? एक 2D सरफेस। जैसे एग्जांपल के लिए इसको मैं ज्योग्राफिक मेरिडियन ले लेता हूँ, इसको मैं मैग्नेटिक मेरिडियन ले लेता हूँ। तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ ऐसे हैं। देखो ध्यान से, ये मेरा ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये पीछे ये वाला, और ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ ऐसे। तो ये दोनों देखो ऐसे कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है लाइक दिस। समझा? ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये ऐसे है। ठीक है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस को कंटेन कर रहा है, ये मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन कर रहा है लाइक दिस, और इनके बीच में कुछ एंगल है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो ये जो यहाँ एंगल है, दिस इज डेल्टा, दिस डेल्टा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो हमको 2 टर्म्स याद रखने हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, और इनका जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, चलो हम डिफाइन कर लेते हैं। देखो हमको पहला टर्म डिफाइन करना है ज्योग्राफिक मेरिडियन। डोंट वरी, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं, खाली तुमको डेफिनेशंस बाय हार्ट करने हैं। इसमें पूछता भी है तो डेफिनेशंस पूछता है। देखो, इट इज अ 2D plane containing
the geographic axis and that point। कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट पे हम ड्रॉ कर रहे हैं जोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे जोग्राफिक मेरिडियन एक 2D प्लेन होगा जो उस पॉइंट और जोग्राफिक एक्सिस को कंटेन करेगा, लाइक दिस, ठीक है। वहीं पे मैग्नेटिक मेरिडियन अगर मैं डिफाइन करूं, मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा इट इज़ अ 2D प्लेन containing what? Magnetic axis. So containing the magnetic axis and that point, ठीक है। ये अपना मैग्नेटिक मेरिडियन है। इन दोनों से रिलेटेड एक था अपने पास एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को हमने डेल्टा डिनोट किया है। इट इज द एंगल बिटवीन geographic and magnetic meridian at any point। geographic and magnetic meridian at any point, मतलब किसी भी पॉइंट पे जो हम लोग दोनों मेरिडियंस ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों मेरिडियंस में जो एंगल बनता है वो अपना एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है, ठीक है, लाइक दिस, समझा। तो ये रहा अपना एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डेल्टा, ये याद रखना, समझा। ये तुम्हारा ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। ये रेफरेंस के लिए डायग्राम रखना ताकि तुमको ये तीनों समझ में आए। ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो ये सारे डेफिनेशंस नोट डाउन करो, फिर हम कुछ और डेफिनेशंस देखते हैं। एक दो डेफिनेशंस और हैं हमको जो कि इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, जैसे कि अपने को एंगल ऑफ डिप पढ़ना है, तो ये नोट डाउन करो, फिर मैं वो भी बताता हूँ वो क्या होता है। ये अच्छे से एक एक चीज़ समझ के नोट डाउन करो ज़रा। चलो, नोट डाउन कर लिया था ना, पॉज करके मैंने रफ कर दिया है। आगे हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे हमको पढ़ना है एंगल ऑफ डिप, या इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। हमने एक एंगल ऑफ डिक्लिनेशन देखा ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम सिंबल फाई से डिनोट करते हैं। देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता क्या है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है। पहले तो हम डिप नीडल के बारे में समझ लेते हैं। देखो, एक होती है डिप नीडल। क्या होती है डिप नीडल? जैसे हम यूजुअल जो नॉर्मल मैग्नेटिक नीडल लेते हैं, वो नॉर्मल मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो हमेशा 2D प्लेन में रोटेट कर सकती है। जैसे मेरा ये कंपस है और इस कंपस में ये नीडल है, तो तुमने देखा होगा ये नीडल हमेशा ऐसे इस सर्कल में रोटेट करती है। कभी ये नीडल ऐसे ऊपर नीचे नहीं जा सकती है ना। जैसे घड़ी की सुई, घड़ी की जो सुई होती है, जैसे ये घड़ी है और इसकी जो सुई है, एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको घड़ी दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो घड़ी की सुई है ये हमेशा इस सर्कल में ही जा सकती है। तीनों सुइयाँ ये कभी ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं जा सकते। समझा मेरा बात क्या बोलने का है? ये ऐसे अंदर की तरफ नहीं बेंड हो सकती है, बाहर की तरफ नहीं बेंड हो सकती, ये हमेशा इसी सर्कल में मूव करती रहेगी। तो ऐसे ही नीडल भी होता है ना, मैग्नेटिक नीडल। ये कंपस होता है, उसका कंपस का सर्कल, और नीडल उसी में ऐसे अंदर बाहर मतलब सर्कल में आगे पीछे मूव होती है। तो ये कभी अपने प्लेन के बाहर नहीं आ सकती है। यानी जो मैग्नेटिक नीडल होती है नॉर्मल वाली, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्फाइंड होती है। ये जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसी में ये घूम फिर सकती है। वर्टिकल प्लेन में नहीं जा सकती ऊपर नीचे। ये डिप नीडल स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में भी जा सकती है। डिप नीडल वर्टिकल प्लेन में भी जा सकती है। तो डिप नीडल कैसा होता है मालूम है? डिप नीडल इज समवट लाइक दिस। ये एक अरेंजमेंट है, इसके ऊपर हम नीडल को रखते हैं, ऐसे हम नीडल को रखते हैं। तो ये नीडल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में, ज़रा ध्यान देना, ये नीडल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में ये ऐसा एक सपोर्ट से यहाँ से हमने इसको रोका हुआ है नीडल को, और यहाँ जैसे सपोज इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ मैंने नॉर्थ पोल बनाया है, तो ये नीडल ज़रा ध्यान दो, सिर्फ इस पे ऐसे ना रोटेट होके, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो रोटेट होगी, साथ में ये ऊपर नीचे भी जा सकती है।
अरे देखो ना, ये ऐसे ऊपर नीचे भी जा सकती है बैलेंस होके, इसको बोलते हैं डिप नीडल। तो डिप नीडल इज समथिंग, और इट्स बेसिकली अ मैग्नेटिक नीडल which can rotate in horizontal as well as vertical plane। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही प्लेन में ये रोटेट कर सकती है, इसीलिए ये नीडल स्पेशल होती है। तो किसी भी पॉइंट पे अर्थ के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे मैं अगर डिप नीडल रखूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ का सरफेस है, तो इसमें कहीं पे भी ले जाके मैं डिप नीडल रखूं, तो डिप नीडल मेरे को जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाती है, या डिप नीडल जिस डायरेक्शन में जाती है, वो रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन होता है। जहाँ भी डिप नीडल जाएगी वो रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे अगर मैं अर्थ का फील्ड इमेजिन करूँ, तो अर्थ की फील्ड कैसी थी, यहाँ से नॉर्थ से फील्ड लाइन्स निकल के ऐसे जा रही थी, याद है? बोलो हाँ या ना। अर्थ की फील्ड लाइन्स निकल के ऐसे जा रही थी। ज़रा ध्यान दो ध्यान ये दो कि जब मैं डिप नीडल यहाँ रखूँगा, ऐसे ये डिप नीडल मैंने रखी यहाँ, तो डिप नीडल ऐसे ही पॉइंट करेगी, ना, क्योंकि अर्थ की फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे ही है। जब मैं यहाँ रखूँगा तो ये देखो डिप नीडल कुछ ऐसे पॉइंट करेगी, हाँ या ना बोलो। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो फील्ड है सारा कहाँ जा रहा है, पोल के अंदर। तो अगर मैं डिप नीडल को देखूं तो फील्ड के डायरेक्शन में यहाँ पे, फील्ड के डायरेक्शन में यहाँ पे, यहाँ अगर मैं डिप नीडल रखूं तो डिप नीडल कैसे जाएगी, यहाँ जाएगी। बोलो ये चीज़ समझ में आ रहा है या नहीं? डिप नीडल कैसे क्यों इस डायरेक्शन में जा रही, समझ में आ रहा है ना? डिप नीडल वहीं जाती है जहाँ फील्ड का डायरेक्शन हो। जैसे तुम्हारा नॉर्मल नीडल भी वहीं जाता है जहाँ फील्ड का डायरेक्शन हो, तो ये भी वहीं जा रहा है। बस फ़र्क ये है कि ये वर्टिकली भी ऊपर नीचे जा सकता है। मतलब समझेगा, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है ना, तो मैं यहाँ डिप नीडल रखूँगा तो डिप नीडल ऐसे नहीं होगा, यहाँ डिप नीडल ऐसे भी होगा। ये फील्ड का डायरेक्शन है तो डिप नीडल ऐसा भी जा रहा है। तो ये फ़ायदा है डिप नीडल का। ये डिप नीडल सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं, ये डिप नीडल वर्टिकल प्लेन में भी ऊपर नीचे जा सकता है। जैसे यहाँ देखो ऐसे, यहाँ ऐसे जाएगा, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे भी तो फील्ड जा रही है ना, तो ये इस फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे जा सकता है। तो ये डिप नीडल का फ़ायदा है। ज़रा ध्यान से समझते हैं हम लोग, डिप एंगल है क्या, या डिप नीडल से जो एंगल बन रहा है वो है क्या। अगर मैं एंगल डिफाइन करूं, सो इट इज़ द एंगल मेड बाय द डिप नीडल विथ द हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है डिप नीडल, उसी को हम बोलते हैं डिप एंगल या इंक्लिनेशन एंगल। सबको ये डिप नीडल समझ में आया ना? कभी तुमने कंपस वम्पस का कोई मूवी वगैरह में देखा है? एक नीडल ऐसे पड़ी होती है, ऐसे बैलेंस करके इस पे ऐसे, और ये नीडल ऐसे ऊपर नीचे जा सकती है। आगे पीछे तो रोटेट कर ही सकती है सर्कल में, ऊपर नीचे भी रोटेट कर सकती है। ये फ़ायदा है इसका। तो जो नीडल हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल मतलब अभी समझ लो ज़रा, हॉरिजॉन्टल क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं खड़ा हूँ तो मेरे लिए हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, ग्राउंड हो गया ना हॉरिजॉन्टल। ये सुनो, वो ग्राउंड का जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया मेरे लिए। तो वैसे ही सपोज जब तुम यहाँ खड़े हो तो तुम्हारे लिए हॉरिजॉन्टल ये है, बोलो हाँ या ना। जब तुम यहाँ खड़े हो तो तुम्हारे लिए हॉरिजॉन्टल ये है। ज़रा हॉरिजॉन्टल से एंगल देखो, ये डिप नीडल है, हॉरिजॉन्टल कहाँ है, हॉरिजॉन्टल ये है, तो एंगल कितना बना रहा है ये हॉरिजॉन्टल के साथ, 0 मेरे हिसाब से। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये डिप नीडल एक ही साथ है ना, पैरेलल। अच्छा ज़रा यहाँ हॉरिजॉन्टल देखो, यहाँ हॉरिजॉन्टल अगर तुम ड्रॉ करोगे तो हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसा बनेगा इस पॉइंट पे, यानी ऐसा कुछ बन रहा है, यानी यहाँ देखो कुछ डिप एंगल है। यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल कैसा हो जाएगा, यहाँ हॉरिजॉन्टल ऐसा हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल कैसा होगा, यहाँ ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ ये हॉरिजॉन्टल है, तो एंगल देखो 90 डिग्री। यानी ये जो डिप एंगल है इसका स्पेसिफिक वैल्यूज़ है। क्या क्या वैल्यूज, जैसे यहाँ मैं अगर डिप नीडल को रखूँ तो डिप नीडल यहाँ कैसे जाएगा, बोलो, डिप नीडल यहाँ ऐसे जाएगा लाइक दिस। तो यहाँ ये हॉरिजॉन्टल, इधर ये हॉरिजॉन्टल, ये डिप नीडल, एंगल कितना है, 0। यानी ज़रा ध्यान से देखो, ये क्या है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक इक्वेटर है। अरे ये मैग्नेटिक एक्सिस होगा तो उसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक इक्वेटर्स पे या दोनों इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे जो डिप एंगल है वो 0 है, और मैग्नेटिक पोल्स पे जो डिप एंगल है वो 90 है। समझा? तो ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द एंगल मेड बाय द डिप नीडल विद द हॉरिजॉन्टल। और याद रखना, एट इक्वेटर्स डिप एंगल इज 0 डिग्री, एंड एट पोल्स
डिप एंगल इज 90 डिग्री। कौन से इक्वेटर्स और पोल्स की बात हो रही है? मैग्नेटिक इक्वेटर और मैग्नेटिक पोल की बात हो रही है, ये बात भी ध्यान रखना। दो है ना अपने पास, ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक, तो हमेशा हम मैग्नेटिक का बात करेंगे। अच्छा और एक चीज़ याद रखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सारी हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर लाई करती हैं। ऑल द फील्ड लाइंस, ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always lie in the magnetic मेरिडियन। हमेशा ये मैग्नेटिक मेरिडियन में ही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये सपोज बार मैग्नेट है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट का एक्सिस है, और इसकी फील्ड लाइंस अगर मैं ड्रॉ करूँ, सपोज ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो नॉर्थ से साउथ ऐसे फील्ड लाइंस जाएंगी, है ना, बोलो, ये तो पता है ना, नॉर्थ से साउथ ऐसे फील्ड लाइंस जाएंगी। तो किसी भी पॉइंट पे जब मैं मेरिडियन ड्रॉ करूंगा, तो मेरिडियन क्या होता है, बोलो, मेरिडियन होता है एक्सिस को कंटेन करने वाला और उस पॉइंट को कंटेन करने वाला। तो ये मेरा बन गया मैग्नेटिक मेरिडियन, ये वो प्लेन है। जरा ध्यान से देखो, फील्ड लाइंस इसी में है, सारी फील्ड लाइंस हमेशा मेरिडियन के अंदर होती हैं। कौन से मेरिडियन के अंदर? मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर। तो ये जो नीडल एंगल बनाती है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में बनाती है। देखो ना, दो सरफेसेस थे ना, दो 2D सरफेसेस थे, फिर से तुमको याद दिला दूं, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, याद है ना। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन यहाँ कहीं पीछे है, मैग्नेटिक मेरिडियन यहाँ कहीं आगे है। तो ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन दो अलग अलग प्लेन्स हैं। तो जो तुम्हारा नीडल एंगल बनाएगा ना, वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर बनाएगा एंगल। जैसे यहाँ ये एंगल बना रहा है, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल, ये एंगल बना रहा है डिप नीडल, तो ये हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर ही रहेगा। डिप नीडल कभी मैग्नेटिक मेरिडियन से बाहर नहीं जाएगा। डिप नीडल हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल बनाएगा। तो इट इज़ द एंगल मेड बाय डिप नीडल विद द हॉरिजॉन्टल इन मैग्नेटिक मेरिडियन। डेफिनेशन में याद रखना, ये इसको हमेशा हम लोग लास्ट में ऐड करते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली कि क्या हुआ एक्चुअल में। ऐसे रैंडमली लिख देंगे तो अटक जाओगे, ठीक है। तो ये हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर लाई करता है। और अगर मैं मैग्नेटिक मेरिडियन में फील्ड को ड्रॉ करूं तो कुछ मेरे को देखो मिलेगा। सपोज ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है, ध्यान देना, ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है, और इसमें डिप नीडल कुछ ऐसे एंगल बना रही है। ये मेरी डिप नीडल कुछ ऐसे आ रही है, डिप नीडल, जरा ध्यान से देखो, ये डिप नीडल का एक्सेस हो जाएगा, ये डिप नीडल का एक्सेस हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है, ये डिप नीडल का एक्सेस हो गया। और ये मेरा हॉरिजॉन्टल उस पॉइंट पे, तो ये डिप नीडल हमेशा कहाँ पॉइंट करती है, बोलो, डिप नीडल हमेशा रिजल्टेंट फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करती है, यानी ये बी नेट है, ये मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड है। और ये अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मेरा एंगल ऑफ डिप है। अरे हॉरिजॉन्टल देखो ना, हॉरिजॉन्टल यही है ना, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, फाई। तो यहाँ जो बी नेट है उसका एक कंपोनेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे बी कॉस फाई। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इधर एक कंपोनेंट आएगा बी साइन फाई, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी भी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर एक बार मिल जाए तो डिप एंगल पता होने से हम उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो ये बात याद रखना, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की, बी नेट, वो वेक्टर सम होती है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट की। अच्छा जरा ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर है ना, ये वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा तुमको आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ वेक्टर्स को रिजॉल्व किया, ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, तो इसका एक कंपोनेंट इधर कॉस थीटा, इधर एक कंपोनेंट साइन थीटा। अरे हॉरिजॉन्टल यही होगा ना तुम्हारा, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल होगा, दिखाई पड़ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल, उससे एंगल फाई, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल, ज़रा ध्यान दो, हमको मालूम है इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। ये वेक्टर अलजेब्रा का रूल है, या वेक्टर अलजेब्रा से आता है। दो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर होते हैं उनका रिजल्टेंट इज गिवन बाय दिस, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय दिस, ठीक है। फाइन। और कुछ हम निकाल सकते हैं, जैसे बी हॉरिजॉन्टल और बी वर्टिकल का वैल्यू, बी हॉरिजॉन्टल का वैल्यू है बी कॉस फाई, बी वर्टिकल का वैल्यू है बी साइन फाई।
ठीक है। फाई क्या है? डिप एंगल है, ये याद रखना बातें कुछ। अच्छा, यहाँ से अगर मेरे को फाई निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा बोलो? साइन फाई अपॉन कॉस फाई कर सकते हैं हम लोग। साइन फाई अपॉन कॉस फाई करोगे तो टैन फाई आएगा, यानी टैन फाई विल बी इक्वल्स टू बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल। तो डिप एंगल कहीं पे भी अगर तुमको निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करके तुम निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला यूज़ करके तुम निकाल सकते हो। कहीं जैसे तुमको बोल दे कि वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू इतना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू इतना है, बताओ डिप एंगल कितना होगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, सपोज नंबर वाइज न्यूमरल एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो ये लिखा है ना, ये मैं रफ कर रहा हूँ, नहीं लिखा था तो पॉज करके पीछे जाके लिख लेना। यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो इस फॉर्मूले पे, जो तुमको समझ में आएगा क्या बात हो रही है। एग्जांपल ये है कि एक जगह ऐसा है जहाँ तुमको दिया है वर्टिकल कंपोनेंट है 0.52 गॉस और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 0.3 गॉस, ठीक है। एक ऐसा जगह दिया है और यहाँ तुमको डिप एंगल पूछ लिया है, बताओ डिप एंगल कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या है डिप एंगल का? tan फाई इज इक्वल्स टू बी बी बाई बी एच, है ना। बी बी कितना है वर्टिकल कंपोनेंट? 0.52। बी हॉरिजॉन्टल कितना है? 0.3। इसको डिवाइड करो कितना आएगा? 5.2 बाई 3 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा बोलो? 3 1 ज़ार 3, बचेगा कितना? 2 22, 3 7 ज़ार 21, बचेगा 1 3, फिर 1 3, यानी 1.733। ये tan फाई का वैल्यू आ गया। तो फाई क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा tan इनवर्स 1.733। ज़रा ध्यान से देखो 1.733 मतलब √3 होता है। अरे √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.732, है ना, हाँ या ना। तो एक्चुअल में देखोगे तो वो √3 है और tan का कौन सा वैल्यू √3 होता है? 60 डिग्री। ये आ गया डिप एंगल। ऐसे क्वेश्चंस तुमको सब मिल सकते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो सिर्फ इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा, डिप एंगल, और फिर डिप एंगल फाइंड करना, डिप एंगल का वैल्यू। जैसे तुमको बोल दिया कि यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड इतना है और डिप एंगल इतना है, बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा। रिजल्टेंट फील्ड बता दिया B, डिप एंगल बता दिया और बोला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट बताओ। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताया तो रिजल्टेंट फील्ड टाइम्स कॉस फाई, वर्टिकल कंपोनेंट पूछा तो रिजल्टेंट फील्ड टाइम्स साइन फाई। समझा? तो यही फॉर्मूला तुमको अर्थ्स मैग्नेटिज्म में बार बार यूज़ करना पड़ेगा, कुछ नया फॉर्मूला नहीं आएगा। और इतने ही कॉन्सेप्ट्स तुमको अर्थ्स मैग्नेटिज्म में पता होने चाहिए। जितने भी डेफिनेशंस थे वो सारे हमने एक साथ कर लिए हैं। तो अर्थ्स मैग्नेटिज्म बेसिकली एक डेफिनेशंस का कलेक्शन है। सारा डेफिनेशंस तुम बाय हार्ट कर लो और कुछ डिप नीडल को थोड़ा डिटेल में समझ लो, जो हमने यहाँ पे डिटेल में किया। तो डिप नीडल या डिप एंगल अगर तुमको समझ में आ गया बहुत अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स डिप एंगल के बेसिस पे ही आएंगे, ठीक है। तो ये अर्थ्स मैग्नेटिज्म का पूरा पार्ट हो गया और यहाँ अपना 11th का मैग्नेटिज्म चैप्टर खत्म होता है। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।